हाँ, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो जंप करके हायर एनर्जी शेल में जाता है, ठीक है। अगर वो हायर एनर्जी सेल में गया तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी कम होता है, और एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी अब्सॉर्ब किया तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में चला गया वो। हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो कोई भी एटम चाहेगा नहीं कि मेरा स्टेबिलिटी कम हो, तो वापस वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करके वापस वो ओरिजिनल स्टेट में आता है, जिस स्टेट में वो पहले था। तो ऑब्वियसली अगर उसका एनर्जी बढ़ा हुआ है, कुछ एनर्जी लूज करेगा तभी तो वो वापस वो ओरिजिनल स्टेट में आ पाएगा। तो जब वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जंप करता है तो उस समय वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एनर्जी एमिट करता है वो, और वो जो एनर्जी एमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है, और वो जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन का कुछ ना कुछ हमको फ्रीक्वेंसी रहता है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा उसका, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो उसके बाद वो देखा जाता है कि वो रेडिएशन जो है या उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस कलर के फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। जिस कलर के फ्रीक्वेंसी से वो मैच कर रहा होगा वैसा ही कलर हमको दिखाई देता है। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेड कलर का दिख रहा है तो वहां पे वो क्या होगा, वो प्रोसेस, यही प्रोसेस हो रहा होगा। तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जो है रेड कलर के फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, इसलिए वो कलर, ऑब्जेक्ट का कलर जो हमको रेड दिखता है। तो फेनोमेनन वही है, सब में जो भी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कलर्ड क्यों होते हैं उसके पीछे का रीजन यही है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट में ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले एक्साइट होते हैं एनर्जी अब्सॉर्ब करके, फिर वापस वो डी एक्साइटेशन होता है जिसकी वजह से वो एनर्जी का एमिशन होता है। और एनर्जी एमिट होता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और वो रेडिएशन जो है जिस फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ होगा उसका, वो जिस कलर के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा वही कलर हमको दिखाई देगा। बात समझ में आया? सर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट क्यों होते हैं? अरे एनर्जी मिल रहा है ना, उसके ऊपर रेडिएशन गिर रहा है, तो एनर्जी, वो तो सराउंडिंग में तो एनर्जी है ही ना, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट होता है। अरे लाइट एनर्जी तो पड़ेगा ही ना उस पे, यस सर। तो वो एनर्जी, अगर उसको एनर्जी मिल रहा है तो ऑब्वियसली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट होता है, और कुछ नहीं है। ऑब्वियसली वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है उसको, जरूरी नहीं है कि इसमें लाइट एनर्जी हो। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, किसी भी फॉर्म में उसको एनर्जी मिलेगा तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, अगर उसको रिक्वायर्ड एनर्जी मिल गया, क्योंकि सारे एनर्जी को तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो हम लोग देख चुके हैं। सिर्फ उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो जो उसको हायर एनर्जी शेल में जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी शेल्स, बताया ना लास्ट क्लास में। हेलो, यस सर। चलो। तो ये फेनोमेनन होता है कलर्ड का, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके तुम लोग लिखो कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, मतलब उसका एनर्जी हमेशा कम रहेगा तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा वो कम एनर्जी लेवल में रहना चाहता है ताकि उसका स्टेबिलिटी बना हुआ रहे, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सो सर ठीक है। हाँ बोलो। एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एमिशन साइमल्टेनियसली होते हैं। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, सो इलेक्ट्रॉन
jumps back to its original, ठीक है, ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब जो उसका ओरिजिनल स्टेट था ना, उसी को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो इसको डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट ही लिखो, ओरिजिनल मतलब ग्राउंड स्टेट का वही मतलब ही हुआ, टू इट्स ग्राउंड स्टेट बाय रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, और वो रेडिएशन जो होगा कुछ ना कुछ उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगा, वो जिस कलर के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो उसको हम लोग उस कलर से एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम सर लोग इसके लिए एक एक्सप्रेशन हम, हाँ बोलो सर इसका मतलब सर जो बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो जा रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है मतलब वैसे फ्रीक्वेंसी जिस कलर से मैच कर रहा है हम लोग का आई उसको उसी तरह परसीव करता है। क्योंकि हर एक कलर का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो फिक्स होता है ना। जैसे ग्रीन कलर है तो उसका तो पता ही है तुमको, वेवलेंथ हर एक कलर का फिक्स होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हर एक कलर का अलग अलग है और वो फिक्स है। तो जो रेडिएशन आ रहा है वो जिस कलर के फ्रीक्वेंसी से मैच किया मतलब वही कलर, क्योंकि ऑब्वियसली दो रेडिएशन का तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकता है ना, हर एक कलर का तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो वो जो रेडिएशन निकल रहा है मतलब उसको हम वो उस फॉर्म में परसीव कर लेगा कि ये उसी कलर का वेवलेंथ आ रहा है वहां से। समझ रहे हो? यस सर। चलो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फ्रॉम n equal to 2 to n equal to 1, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी एंड wavelength of the emitted radiation, ठीक है। ये है। तो जैसे देखो इसको क्या है कि ऑब्वियसली ये देखो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जंप हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये हायर से लोअर पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो अगर जंप कर रहा है हायर से लोअर, तो इसका मतलब वो एनर्जी क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि एनर्जी और वेवलेंथ हमको एमिटेड रेडिएशन का निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो जो कितना एनर्जी वो एमिट करेगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम के केस में n इक्वल टू 2 से अगर n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो वो कितना एनर्जी एमिट कर रहा होगा, जितना उस दोनों एनर्जी सेल के बीच का डिफरेंस होगा उतना ही तो एमिट कर रहा होगा। बताओ, ये जो डेल्टा ई लिख रहे हैं हम, ये चेंज इन एनर्जी लिख रहा है, मतलब कितना एनर्जी वो एमिट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, E2 माइनस E1 होगा, एनर्जी ऑफ सेकंड सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोलो, यही चीज होगा ना। और एनर्जी ऑफ सेकंड सेल हाइड्रोजन एटम में कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना कितना एनर्जी का वो रेडिएशन, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने का डिफरेंस है, 10.2। 10.2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस एमिटेड रेडिएशन का एनर्जी किसके इक्वल होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो होगा ना उसका एनर्जी, जो उन दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी वो एमिट कर रहा होगा, उतना ही एनर्जी का रेडिएशन होगा वो। तो उस रेडिएशन का एनर्जी हमको मिला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरा चीज पूछा गया, इसका वेवलेंथ पूछा गया। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, अगर एनर्जी हमको पता है HC रेडिएशन by का, तो lambda। वेवलेंथ कैसे, hc by लैम्डा, ठीक है।
तो ये डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी, ये प्लैंक्स एक बात क्वांटम पूछूं? थ्योरी में तो पता ही है। हाँ बोलो। डेल्टा ही हमेशा पॉजिटिव निकलेगा? अरे अगर हायर से लोअर आएगा तो वो पॉजिटिव निकलेगा, लोअर से हायर निकालोगे तो नेगेटिव निकलेगा। वो जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो। समझ रहे हो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर हायर से लोअर आ रहा है तो वो एनर्जी एमिट करेगा ना, सर तो उस केस में वो पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ रहे हो? सर समझ रहे हैं। चलो, तो अब यहाँ हमको निकालना है, वेवलेंथ भी निकालना है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो शुरुआत में ही बताए थे, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो यहाँ पे देखो तुमको एनर्जी पता है, एच का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, लेमडा निकालना है। तो लेमडा क्या हो जाएगा? एच सी बाय ई। एच का वैल्यू पता है ना कि भूल गए? 6.626 into 10 raised to minus 34 electron joule second. 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और सी होता है 3 इंटू स्पीड अप्लाइड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा एनर्जी जो है, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। एनर्जी इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक है, और ये जो लेमडा आएगा तुम्हारा, ये लेमडा एंगस्ट्रम में आएगा। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है तुमको? ये डायरेक्ट शॉर्टकट बनाया हुआ है। ठीक है, ये एनर्जी जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ हो और तुमको लेमडा निकालना है, तो लेमडा इस फॉर्मूले से निकलेगा, वो लेमडा तुम्हारा निकलेगा एंगस्ट्रम में। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पुट कर रहे हो तो ये लेमडा जो निकलेगा तुम्हारा किस यूनिट में निकलेगा? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम बताया है ना? Yes, sir. 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? Raised to minus 10 meter. 10 to the power minus 10. 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं जी जूल में होगा तो ये फॉर्मूला मत लगा देना, ये शॉर्टकट है, मतलब सारे वैल्यूज को पुट करके ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली हमारा एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है ना? हमको वेवलेंथ निकालना है यहाँ पे, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 12375 डिवाइडेड बाय एनर्जी, क्योंकि लेमडा उधर जाएगा, एनर्जी इधर आएगा। तो एनर्जी हमारा कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। और इस फॉर्मूले से जो वेवलेंथ आएगा लेमडा, वो डायरेक्टली हमको किस फॉर्म में मिल जाएगा? एंगस्ट्रम में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रम यूनिट हो जाएगा उसका। ये चीज ध्यान रखना, सब जगह ये मत अप्लाई कर देना। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और इस फॉर्मूले से जो लेमडा तुम्हारा निकलेगा वो एंगस्ट्रम में निकलेगा। ठीक है, लिख लिए इसको? लिख लिए? Yes, sir. चलो हम लोग, ठीक है, तो इसको देखो, जैसे हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में जंप कर रहा है, जंप्स फ्रॉम हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम के लिए हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कोई एनर्जी सेल n इक्वल टू n2, ये हायर शेल है, टू n इक्वल टू n1। ठीक है, n1 ये कोई लोअर शेल है, ठीक है, लोअर शेल, और ये n2 जो है हायर शेल है, क्योंकि जंप कर रहा है ना तो हायर आएगा।
इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जंप जो हो रहा है वो हायर से लोअर हो रहा है, तभी तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, तो ये हायर शेल है। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करके हम लोग एक्चुअली एक एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखो, वही सेम जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, डेल्टा ई जो निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन N2 से N1 पे जंप करके आ रहा है, तो इस केस में एनर्जी क्या होगा, कितना एनर्जी वो एमिट कर रहा होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, यही होगा। बताओ, कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर अप्लाई किए थे उसी को जनरलाइज फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एक फॉर्मूले के फॉर्म में। बोलो, ये होगा। Yes, sir. अब एनर्जी ऑफ N2 क्या लिखोगे, ये हाइड्रोजन के लिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जनरलाइज कोई भी एटम के लिए। तो किसी भी एटम के लिए टोटल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये तुम लोग को डिराइव करवा चुके हैं, -13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N square electron volt. यही होता है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हमको N2 का लिखना है, तो N2 का क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू Z² बाय N2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे माइनस, अब N1 का लिखना है, N1 का देखो क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू Z² बाय N1², होगा या नहीं, देख लो। बोलो जल्दी। हाँ सर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 13.6 इंटू Z², ये कॉमन आ गया, 13.6 इंटू Z² कॉमन ले लिए, इधर क्या बच गया देखो, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यही बचा। बोलो। Yes, sir. अब देखो, ये जो चेंज इन एनर्जी है, इसको हम लोग h/λ से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वेवलेंथ के फॉर्म में हमको पूछा जाए तो h/λ से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जो एमिटेड रेडिएशन है, अगर हमको वेवलेंथ पूछ लिया जाए तो उसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो डेल्टा ई को हम लोग hc/λ से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे hc को हम लोग उधर भेजते हैं, क्योंकि हम लोग लेमडा का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो hc को उस साइड भेजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/λ, और इधर क्या हो गया देखो, 13.6 इंटू Z² बाय नीचे हो गया hc। ठीक है, और इधर ये है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तुमको h, ये 13.6 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर ही है वो। फिर h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, और c ये भी कांस्टेंट है ना। ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट दिख रहा है तुमको, ये Yes, पूरा sir. 13.6 और h और c। तो इसको हम लोग सब ये पूरा हटा के इसको एक अलग ही कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, जिसको बोला जाता है r, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये जब वैल्यू पुट करोगे सारे का, 13 बाय h इंटू c अगर पुट करोगे, तो ये r का वैल्यू जो रिडबर्ग कांस्टेंट आता है, ये 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये इस रिडबर्ग कांस्टेंट का ये वैल्यू है। ठीक है, तो एक्चुअली उस वो 13.6 बाय एच सी के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे अब r, रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखो क्या मॉडिफाई हो गया, 1/λ इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, r, ये अब r से रिप्लेस कर दिया वो सभी को, और यहाँ पे क्या बच गया, Z², अब इधर 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन निकालना है किसी भी एटम के लिए,
तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसका अगर हमको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन से हायर शेल से कौन से लोअर शेल पे आ रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसका वेवलेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। नोट करो इसको। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। हो जाएगा तो बोलना। हो गया सर। चलो हो गया, इतना लिख लिए तुम लोग। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको अभी कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो अब देखो, ये जितने भी ट्रांजिशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, हायर शेल से लोअर शेल में जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसको अलग अलग डिफरेंट हम लोग सीरीज के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ही ये हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट के नेम पे है ये सीरीज। ठीक है, जो पहला सीरीज है लाइमन, साइंटिस्ट का नेम है, उसके नाम पे लाइमन सीरीज। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाल्मर सीरीज। फिर तीसरा है पास्चन सीरीज। फिर फोर्थ है ब्रैकेट सीरीज। तो इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस उसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तुम लोग अगर ऑब्जर्व करोगे, तुम लोग को यहाँ पे अगर बताए हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए ही अगर हम लोग लिखें, तो हाइड्रोजन एटम का n=1 का एनर्जी कितना था बताओ तो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? सर n=2 का एनर्जी कितना था? -3.4 इलेक्ट्रॉन -3.4 वोल्ट। EV। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=3 का कितना था? -1.51 EV। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=4 का कितना था? -0.85 -0.8। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, अब यहाँ पे इन सभी डेटा को अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम एक चीज देख सकते हो कि 1 से 2 के बीच में जो गैप है एनर्जी का, यह सबसे हाईएस्ट है। दिख रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। उसके बाद जैसे ही 2 से 3 पे गए तो ये गैप बहुत ही कम हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो ये गैप पहले और दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगा। फिर अगर 3 से 4 पे जाएंगे तो ये गैप और भी फर्दर रिड्यूस हो गया। दिख रहा है? यस सर। उसी तरह 4 से 5 पे अगर जाएंगे तो वो गैप इससे भी कम हो जाएगा, पहले वाले से भी कम। फिर 5 से 6 जाएंगे तो ये गैप, जैसे जैसे हम लोग ऊपर हायर शेल में जाते जाएंगे ना, तो दो सेल के एनर्जी का जो गैप है वो बहुत ही रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, गैप जो है वो बहुत ही कम होते जाएगा, एनर्जी का गैप जो है ये कम होते जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसको। ठीक है, तो जैसे देखो, ये n=1 के लिए हम ड्रॉ करते हैं। ये है n=1 का ये लाइन है, जैसे मान लो n=1। ठीक है, इसके बाद n=1 और 2 के बीच का गैप जो है ये सबसे मैक्सिमम है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम मैक्सिमम के फॉर्म में ही दिखा रहे हैं। ये n=2 है। ठीक है, इसके बाद देखोगे n=3 का गैप क्या हो गया? दिख रहा है ना, ये गैप कम हो गया। 1 से 2 के बीच का गैप जितना था उससे ये कम है। फिर 4 n=3 और 4 के बीच का गैप ये और भी कम हो गया। 4 और 5 के बीच का गैप और भी कम हो जाएगा। एनर्जी का गैप है ये, समझ रहे हो?
5 और 6 के बीच का गैप और भी रिड्यूस हो गया। सिक्स और 7 का और कम हो गया। 7 और 8 और भी रिड्यूस हो गया। n इक्वल टू 8 कर लेते हैं इसको। ठीक है, इतना ही रहने दो, आगे और ड्रॉ नहीं करेंगे, इतने से ही काम हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है सबको? ये क्या ड्रॉ किए हैं, ऊपर जो है ये एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है, एनर्जी इंक्रीजेस, ये एनर्जी का गैप ड्रॉ किए हम। दिख रहा है ना सबको? यस सर। हेलो, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग सीरीज ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला जो सीरीज होता है वो लाइमन सीरीज होता है। तो लाइमन सीरीज एक्चुअली है क्या कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से, इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर शेल से अगर जंप करके n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, मतलब फर्स्ट वाले शेल पे, कोई भी हायर, ऊपर का कोई भी सेल हो सकता है, उस हायर सेल से जंप करके अगर वो n इक्वल टू 1 पे जंप करके आ रहा है, तो उस सीरीज को बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहला जो लाइमन सीरीज का लाइन होगा वो कौन सा होगा? n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 वाला, यही तो होगा फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज का। दूसरा लाइन क्या होगा लाइमन सीरीज का, बताओ? इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1। 3 से 1। फिर इसके बाद तीसरा लाइन 4 से 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर शेल से अगर जंप करके n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो है लाइमन सीरीज। ठीक है, तो ये सारा जो है दिख रहा है ना? यहाँ पे हायर हायर वाला जो शेल है वो फिक्स नहीं है, हायर वाला शेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो लोअर शेल है n1, ये वैल्यू फिक्स होता है। लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर शेल से जंप करके उसको कौन से शेल पे आना है, अगर वो लाइमन सीरीज का लाइन है तो 1 पे। 1 पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, ये लाइमन साइंटिस्ट का नेम है एक्चुअली, तो उसी, ये जो डिस्कवर किया था, ये जो लाइंस हैं उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, तो लाइमन सीरीज। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए लाइमन सीरीज का पहला लाइन कौन सा है, तो फर्स्ट लाइन कौन सा होगा? इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। लास्ट लाइन कौन सा होगा लाइमन सीरीज का? n इक्वल टू to इन्फिनिटी से n infinity इक्वल टू से 1। n equal to 1. हाँ, n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1। ठीक है, वो लास्ट लाइन हो गया। अब लाइमन सीरीज के जितने भी रेज होते हैं ना, ये सारा रेज जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये यूवी रीजन में फॉल करता है। यूवी रीजन मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। लाइमन सीरीज के जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये जो लाइंस बन रहा है, ये सारा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है कि ये सारा जो है यूवी रीजन में फॉल करता है। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लाइमन सीरीज के कोई भी लाइंस को हम लोग, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट को हम लोग देख सकते हैं कि अपने आंख से, हम लोग सिर्फ उसी लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो विजिबल रेंज में लाई करता है। समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो विजिबल, ये अल्ट्रा वायलेट रेंज जो है ये हमारे विजिबिलिटी रेंज में नहीं आता है, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये यूवी रीजन में लाई करता है। तो पहला है ये सीरीज लाइमन सीरीज। सेकंड सीरीज होता है बाल्मर सीरीज। तो लाइमन में जैसे n इक्वल टू n1 जो है ये 1 फिक्स था, उसी तरह बाल्मर के लिए जो है ये n1 का वैल्यू जो होगा वो 2 फिक्स होगा। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर शेल से जंप करके अगर वो सेकंड वाले सेल में आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, दिख रहा है ना? कोई भी हायर शेल से अगर वो जंप करके किस में आए, n1 का वैल्यू यहाँ पे 2 फिक्स हो गया। जो लोअर शेल है वो 2 पे अगर आ रहा है, तो इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं हम लोग? बाल्मर बाल्मर से। सीरीज।
अब ये बाल्मर सीरीज के जो भी लाइंस है ये हमारे विजिबल रीजन में लाई करता है, मतलब इसके लाइंस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजिबल रेंज में आता है। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज के लाइंस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आंख से। तो सेकंड वाला हो गया बाल्मर। तीसरा होता है थर्ड पाश्चन सीरीज। ठीक है, पाश्चन सीरीज में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई भी हायर शेल से जंप करके किस पे आएगा, n equal to 3। n equal to n 3। n इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू फिक्स हो गया 3। ठीक है, तो n1 का वैल्यू 3, तो ये हो गया पाश्चन सीरीज। उसके बाद फोर्थ कौन सा होता है, पाश्चन सीरीज के बाद फोर्थ होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर शेल से जंप करके n इक्वल टू 4 पे अगर आ रहा है, तो यहाँ पे n1 का वैल्यू हो गया 4। इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, फोर्थ वाला हो गया ब्रैकेट सीरीज। तो ये दोनों जो है पाश्चन और ब्रैकेट, ये दोनों शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग रेंज है, शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन। तो फोर्थ हो गया ब्रैकेट। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ। ये देखोगे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चंस जो है वो लाइमन बाल्मर से ही ज्यादा रहता है। लाइमन बाल्मर मैक्सिमम पास्चन तक जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, लेकिन ये मेंशन किया हुआ है तो बस देख लो। अगर n1 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, तो n1 अगर 5 हो गया तो ये पी फंड सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट है n1 अगर 6 हो गया तो, ठीक है, तो n1 का वैल्यू अगर 6 हो गया तो इसको हमफेरी सीरीज बोला जाता है। ठीक है, तो इतना तक मेंशन किया हुआ है तो ये देख लो, बट क्वेश्चंस जो है वो लिमिटेड होगा लाइमन बाल्मर, मोस्टली लाइमन बाल्मर, और मैक्सिमम पास्टन तक जा सकता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पी लाइमन बाल्मर, पास्टन, फिर ब्रैकेट, पी फंड और हमफेरी। तो पी फंड और हमफेरी वाले जो रीजन है ये लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा, लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो ये पहले तुम लोग लिखो, दिख रहा है ना सबको? हेलो, सर हाँ Yes. बोलो। सर मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो लाइमन सीरीज पे करना है या बाल्मर सीरीज पे करना है। हाँ हाँ, वो दिया रहेगा, क्वेश्चन कराएंगे अभी, वो क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर दिया है कि बाल्मर सीरीज है, तो इसका मतलब एक चीज फिक्स हो जाएगा कि उसका जो लोअर एनर्जी शेल है वो फिक्स हो गया, कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर से कहाँ पे जंप करके आएगा। अगर बाल्मर बोला गया है तो उसका लोअर वाला कौन सा फिक्स हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2। हाँ, n1 इक्वल टू 2 फिक्स हो गया कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो n इक्वल टू 2 पे ही आएगा, बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन कौन सा हो जाएगा? 3 से 2 वाला, समझ रहे हो ना? यस सर। पाश्चन, पाश्चन का पहला लाइन कौन सा होगा? सर 4 से 3। 4 से। ठीक है, तो चलो पहले इसको ड्रॉ करो, लिख लो, फिर उसके बाद ये करते हैं। सर हम्म, अब डायग्राम में बाय मिस्टेक पास्चन सीरीज में 4 से 3 वाला लाइन नहीं बना है। यस सर, वो छूट गया है।
कौन सा सीरीज में? क्वेश्चन सीरीज। सर क्वेश्चन सीरीज में। अच्छा, पहला वाला लाइन छूट गया है, ठीक है। अब ठीक है ना? यस सर। सर ये सीरीज हम लोग को एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेवलेंथ से रिलेट करता है। वेवलेंथ से रिलेट नहीं करता है, मतलब हाँ वो एक्चुअली बोल सकते हैं कि वो जो एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है ना, एमिशन स्पेक्ट्रम में ही ये सारे सीरीज दिखेंगे तुमको, क्योंकि ऑब्वियसली जो हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी क्या होगा, एमिटेड के फॉर्म में ही निकलेगा ना, वो एमिटेड रेडिएशन होगा। तो उसी एमिटेड रेडिएशन में ये सारे सीरीज लाई करते हैं, ठीक है। लाइन अलग अलग लाइंस लाई करेंगे तो उसको क्लासिफाई कर दिया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, अलग अलग लाइंस बना के उसको क्लासिफाई कर दिया है कि ताकि आसानी हो हम लोगों को। सर ये सारे सीरीज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में से आए हैं कि एक ही साथ? अरे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे उस पर वर्क किया, तो जो उस चीज जो खोज किया उस लाइंस का, तो उसके नेम पे रखा गया है। समझ रहे हो बात? अब ये सर सारा समझ गए। तो अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसलिए सारा एक ही साइंटिस्ट के नेम पे नहीं हो जाता। अगर सब एक ही कर लेता तो दिख रहा है ना, ये सारे ये लाइंस जो सर अलग समझ गए। अलग साइंटिस्ट के नेम पे हैं, तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन है सबका, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है। एक ही आदमी सारा काम नहीं कर सकता है ना। लिख लिए तुम लोग इसको? यस सर। चलो, तो अब देखो, जैसे अब क्वेश्चंस देखो एक दो कराते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है। तो एनर्जी एच सी बाय लेमडा है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एच और सी तो कांस्टेंट रहता है। एनर्जी और वेवलेंथ जो है ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा होगा, एनर्जी अगर ज्यादा होगा, तो लेमडा वेवलेंथ जो होगा ये क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है ना, एक चीज ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, और एनर्जी अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। लेमडा ज्यादा होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, निकाल सकते हो? लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और दूसरा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फाइंड आउट कर सकते हो। हमको ट्रांजिशन ही बताओ, लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन से ट्रांजिशन में ऑब्टेन होगा? हेलो? 2 से 1। सर N2 से N1। N2 से N1 में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व होगा, क्यों? सर क्योंकि ये दोनों में आप पहले एक फॉर्मूला लिखवाए थे, 1 क्या अपॉन फॉर्मूला? लैम्डा। सर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r टाइम्स 1 हाँ माइनस तो 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर z स्क्वायर। उससे कैसे रिलेट कर रहे हो? तो एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसका डिफरेंस। एनर्जी से रिलेट करोगे ना, अभी ये जो बताया है तुम लोगों को कि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमको वेवलेंथ शॉर्टेस्ट निकालना है तो एनर्जी क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट, एनर्जी सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो एनर्जी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए उस ट्रांजिशन में, होना चाहिए। बताओ। यस यस। यस तो सर। तो एनर्जी सबसे लार्जेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन से ट्रांजिशन में होगा लाइमन में?
कहाँ से कहाँ के सर बीच में? सर N2 इंफिनिटी से n1। इन्फिनिटी से 1 में ही होगा ना, क्योंकि सबसे sir. मैक्सिमम जो जा सकता है इलेक्ट्रॉन वो इन्फिनिटी पे जा सकता है, और इन्फिनिटी से अगर वो 1 पे जंप करेगा तो वही तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला केस होगा। सबसे मैक्सिमम एनर्जी चेंज तो उसी में होगा। बात समझ रहे हो? सर बोल। तो यहाँ पे अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है, देखो अगर लाइमन सीरीज का हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिशन जो होना चाहिए ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए, क्योंकि लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा तभी तो एनर्जी का गैप जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। एनर्जी का जो डिफरेंस होने वाला है वो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में ही सबसे ज्यादा होगा। तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि n2 इक्वल टू इन्फिनिटी से किस पे? n1 इक्वल टू 1 पे। यही होगा लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, बताओ लाइमन सीरीज का। तो इस लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में हमको सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज का निकालना है तो उसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। 1 बाय n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का होल स्क्वायर होगा, यही फॉर्मूला है Yes, ना sir. ऊपर लिखा। तो अगर मान लो हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए ही निकाल रहे हैं, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम, तो एच एटम के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हो तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर के फॉर्म में ही रहने दो, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम लोग निकालना चाह रहे हैं, लेमडा शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये लेमडा के आगे लिख दो शॉर्टेस्ट। तो इस केस में हम लोग निकाल चुके हैं लेमडा शॉर्टेस्ट के लिए ट्रांजिशन सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए, मतलब n2 का वैल्यू इन्फिनिटी होने वाला है और n1 का वैल्यू 1 होने वाला है। तो n1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इधर 1 बाय लेमडा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू ये क्या हो गया? r इंटू 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 0। बताओ, ये 1 का स्क्वायर है ना, z का स्क्वायर है, तो z एटॉमिक नंबर z हाइड्रोजन के लिए तो 1 हो जाएगा। तो डेट इज इक्वल टू r ही तो हो गया यहाँ पे सिंपली, r इंटू 1, तो r ही हो जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. सर तो यहाँ लेमडा शॉर्टेस्ट अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो लेमडा By R. 1, लेमडा शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा? ये 1 बाय r, 1 बाय r हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गया किसका? लाइमन सीरीज का फॉर हाइड्रोजन एटम। ये एच एटम के लिए निकाल रहे हैं, कोई क्योंकि z इक्वल टू 1 पुट किया है ना, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से दूसरे एटम के लिए भी अगर पूछा जाए तो z उसका पुट कर दोगे, लेकिन ट्रांजिशन तो यही होगा किसी भी एटम के लिए पूछा जाए। अगर लाइमन सीरीज में हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो ट्रांजिशन कौन सा करना होगा हमको? कौन सा करना होगा ट्रांजिशन? n2 इक्वल टू इन्फिनिटी से n1 इक्वल टू 1, यही तो करना होगा। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे देखोगे ये 1 बाय r का बहुत जगह देखोगे डायरेक्टली इसको 911 एंगस्ट्रम लिखा जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये इसके इक्वल होता है। मतलब कैलकुलेशन अगर तुमको फास्ट करना है तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हो, 911 एंगस्ट्रम 1 बाय r के जगह पे, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, हम फिर भी बोल रहे हैं ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ अगर अप्रोक्सीमेटली किसी भी ऑप्शन के अगर करीब आ रहा होगा तभी इसको मार्क करोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर कहीं पे वैल्यू दिया होगा तो एग्जैक्टली इस वैल्यू से तुम्हारा मैच नहीं करेगा एग्जैक्ट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए ये बता रहा है कि 1 बाय r जो है ये अप्रोक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रम के आसपास आता है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट तुमको वैल्यू निकालना है तो r का जो ऊपर बताए हैं, r का क्या वैल्यू बताया है तुम लोगों को? 1.09 इंटू 09 and 10 to 10 the टू द power 7 मीटर इनवर्स। तो ये एग्जैक्ट अगर निकालना है तो ये
वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करना तुम लोग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर निकालना है तो फिर ये 1/r जो है ये 911 के अराउंड होता है। 911 एंगस्ट्रम, ठीक है, वो यूनिट भी ध्यान रखना, एंगस्ट्रम लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए तुम लोग फाइंड आउट करो, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हो यस सर। लाइमन सीरीज का हाइड्रोजन एटम के लिए? बताओ क्या होगा, आर के टर्म में ही बताओ, तुम लोग कैलकुलेट कर लो, आर के टर्म में ही बताओ क्या आएगा। लैम्डा लॉन्गेस्ट, टू बाई आर। अरे अच्छे से कर लो, इतना जल्दबाजी में क्यों रहते हो? 2/r हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो पहले अच्छे से। फोर बाई थ्री आर। 4/3r, ये है करेक्ट। आ गया सबका? यस देखो, सर आ गया। क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कौन सा होना चाहिए बताओ? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होना चाहिए तो एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, एनर्जी का जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए। तो लाइमन सीरीज में सबसे कम ट्रांजिशन कौन किस केस में पॉसिबल है? जो पहला वाला लाइन है, n = 2 से n = 1, इसी में सबसे कम ट्रांजिशन होगा ना एनर्जी का। यस सर। तो n2 का वैल्यू ये 2 हो जाएगा और n1 का वैल्यू तो 1 फिक्स ही होता है लाइमन सीरीज में। तो बस ये पुट कर दो, वो जो फॉर्मूला था हमारा 1/λ = r/z², और 1/n1 के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर, और n2 के जगह पे 2 का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा लॉन्गेस्ट आ जाएगा 4/3r। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो, तो ये हो गया लाइमन सीरीज के लिए। इसी तरह तुम लोग के लिए ये होमवर्क रहेगा बाल्मर सीरीज का। तो हम लोग बाल्मर और पाश्चन, आर के टर्म में ही वैल्यू पुट नहीं करना है। बाल्मर और पाश्चन के लिए तुमको लैम्डा शॉर्टेस्ट और लैम्डा लॉन्गेस्ट निकाल के रखना है। बात समझे क्या बोल रहा है? जैसे लाइमन के लिए हम लोग की हाइड्रोजन एटम के लिए ही करना है, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बाल्मर और पाश्चन सीरीज के लिए लैम्डा शॉर्टेस्ट और लैम्डा लॉन्गेस्ट का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर। जैसे लाइमन के लिए फाइंड आउट किया उसी तरह ये दोनों के लिए करके रखोगे, ठीक है। एक ये, और दूसरा एनसीईआरटी बुक है सबके पास? यस क्योंकि अब ये टॉपिक ऑलमोस्ट, ये वाला जो है बोर्स मॉडल का टॉपिक खत्म हो गया, तब क्वेश्चंस भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बुकलेट मिला है क्या तुम लोगों को? सर लिंक एक दिया गया, उससे उससे देखते हैं। तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट तुम लोग निकालना, ठीक है, मेडिकल का, ठीक है। 11th मेडिकल में जाना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट डाउनलोड कर लेना, और उसमें बोर्स मॉडल का ऑब्वियसली वो टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज देखोगे तो बोर्स मॉडल के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप ट्राई कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे क्योंकि अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस कराना भी है तुम लोगों को। तो अभी पहले ये जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के, इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो बोर्स मॉडल के पहले बुकलेट खोलना, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस बन रहा होगा बनाओ, नहीं बन रहा होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम और क्लास में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और तुम लोग का डाउट भी लेंगे, ठीक है।
बना के रखना, जो जो नहीं बनेगा उसको पूछ भी लेना, ठीक है? बात समझ रहे हो? Yes. Yes. धीरे तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, ठीक है? अब ये सारा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है? जो जो क्वेश्चंस बन रहा है बनाओ पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में। नेक्स्ट क्लास में अगर हम क्वेश्चंस करा देंगे तो उसके बाद दोबारा जो जो नहीं बना एक बार खुद से तुम लोग अटेम्प्ट लेना, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में एक डाउट क्लास रख लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे जो जो नहीं बनेगा। समझ में आया? और ये क्लास वर्क से जो ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, ये बाल्मर और पास्टन का तुमको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके रखना है फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है? Yes, sir. चलो इतना बात समझ में आ गया, आज जितना बताए हैं देख लो एक बार। हाँ सर। कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसमें। पूछना है किसी को कुछ आज जितना बताए हैं? सर जल्दी बोलो। बोलो। सर ये जो ट्रांजिशन होता है जैसे यही लाइमन सीरीज में N4 to N1, तो वो सर डायरेक्टली तो नहीं ना हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली तो किसी सेल से N1 पे नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? अगर उसको उतना एनर्जी मिल गया तो वो डायरेक्टली भी आ सकता है। अगर उतना एनर्जी नहीं मिला तो वो ब्रेक करके भी आ सकता है। पहले मान लो वो n=4 से n=3 पे आया, तो वो सब चीज एनर्जी पे डिपेंड करता है ना। अगर उसके पास उतना सफिशिएंट एनर्जी है, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कि N4 से N1, समझ रहे हो? अगर वो उतना एनर्जी रिलीज कर सकता है वो, तो आ सकता है। वो डायरेक्टली भी आ सकता है या फिर ब्रेक करके भी आ सकता है। जैसे n=4 से अगर उसको n=1 पे आना है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं, टोटल कितने लाइंस पॉसिबल हो सकते हैं अगर n=4 से n=1 पे आना है, तो पॉसिबिलिटीज तो वो टोटल पॉसिबिलिटीज हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली नहीं आ सकता, डायरेक्टली भी आ सकता है या ब्रेक करके भी आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा केस है। अगर तुमको टोटल लाइंस पूछा गया तो फिर हमको टोटल सबको काउंट करके लिखना होगा, सारे केसेस को कंबाइन करके, ठीक है? यस सर। तो क्वेश्चंस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, वो सर लाइंस का भी क्वेश्चंस होता है, तो क्वेश्चन सब कराएंगे। हाँ बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन शेल n=1 से n=2 में जाता है तो डेल्टा ई को कैसे लिखेंगे? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? क्या बोल रहे हो? सर अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है n=1 से n=2 तक, तब उसका एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा उसको लिखेंगे E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2? क्या लिखोगे तुम ही बताओ। E1 माइनस E2? 1 - E2. हाँ, तो अभी जो लिख रहे थे उसका अपोजिट लिखोगे ना। तो उस केस में वहां देखोगे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो वहां नेगेटिव आ जाएगा वो डिफरेंस। बात समझ रहे हो? सर पूछा गया कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? अरे देखो, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा वहां पे सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, कितना एनर्जी अब्जॉर्ब किया है, कितना एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज होता है ना, कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो वो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो मॉड्यूलस यूज कर सकते हो, हमको सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, ठीक है? डिफरेंस से ही मतलब है कि कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कितना रिलीज कर रहा होगा। समझ रहे हो ना? सर समझ गया अच्छा से। चलो इतना चीज करके रखना। और कोई डाउट है उसमें? और कुछ पूछना है किसी को? जल्दी बोलो। हेलो। नो सर। तो चलो इतना काम करके रखना तुम लोग, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
ठीक है, यस सर। यस सर। चलो एंड कर रहे हैं।